आज हम लोग बिहार की नदियाँ पढ़ेंगे, ठीक। जो बिहार के भूगोल का तीसरा टॉपिक है ये, ठीक। तो नदियों में सबसे पहले किसी भी चाहे देश का, भारत का नदी हो, चाहे विश्व का नदी हो, चाहे वो बिहार की नदी हो, तो नदी कभी भी 3 स्टेप हम लोग को पढ़ना भूगोल में। पहला वर्ल्ड की नदियाँ, दूसरा इंडिया की नदियाँ और तीसरा बिहार की नदियाँ, ठीक। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार की नदियाँ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का भूगोल। जब इंडिया का भूगोल पढ़ेंगे तो इंडिया की नदी पढ़ेंगे, ठीक। और जब वर्ल्ड का भूगोल पढ़ेंगे तो वर्ल्ड का नदी, जैसे वर्ल्ड का नदी में नील नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, मरे डार्लिंग नदी, ठीक। उसी तरह से इंडिया में आएगा गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब। बिहार में आएगा कोसी गंगा, सोन, पुनपुन, फल्गु। अब होता है नदियाँ, नदी किसे कहते हैं? बिहार की नदियाँ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो बिहार की नदियाँ जब पढ़ेंगे तो इससे हमको क्या क्या टॉपिक कवर करना है, पहले ये जानना होगा। तो पहला हो गया हम लोग नदी किसको कहते हैं, ये हो गया। दूसरा पढ़ेंगे बिहार में नदी कितने प्रकार की है, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार में गंगा नदी के बारे में, ठीक, गंगा नदी। उसके बाद बिहार में उत्तर बिहार की नदियाँ प्लस दक्षिण बिहार की नदियाँ, सभी नदियों का उद्गम और मुहाना, और किस नदी पर कौन सा परियोजना बसी है, तथा, ठीक, ये सब मेन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी बहुत सारा कुछ 10 फैक्ट हैं जो बाद हम लोग पढ़ लेंगे, क्वेश्चन के रूप पढ़ लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं नदी। इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम लोग बिहार का इंट्रोडक्शन में पढ़ लें पहले आज नदी, ठीक। तो नदी किसे कहते हैं? तो नदी बोलना है उद्गम से लेकर मुहाने तक। उद्गम मतलब जहाँ से निकलती है, और मुहाना मतलब जहाँ वह गिरती है या जहाँ मिलती है। तो उद्गम से लेकर मुहाने तक सालों भर एक ही दिशा में जितनी मात्रा में अफवाह लेकर जाए, यानी पानी लेकर बहे, उसी को हम नदी बोलते हैं। तो नदी क्या है? सालों भर एक ही दिशा में उद्गम से लेकर मुहाना तक जितने अफवाह लेकर जाए वही नदी है, ठीक। अब होता है नदी का बिहार में प्रकार क्या है? तो प्रकार का मतलब होता है कि 2 तरह की बिहार में नदियाँ हैं, एक बरसाती है और एक सदाबहानी है। एक बरसाती और सदाबहानी है। तो ध्यान देने की बात है, बरसाती क्या है? तो ये हमारा बिहार है, ठीक। ये हमारा बिहार के ऊपर में नेपाल है, ठीक, और दक्षिण में झारखंड है, और यह मध्य प्रदेश है। तो कुछ नदियाँ हमारे देश में बिहार में मध्य प्रदेश से निकलती है, ये मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश पठारी इलाका है, तो इसलिए यहाँ पर सालों भर वर्षा नहीं, सालों भर इंडिया में पानी रहता है। जब वर्षा होती है तो पानी लबालब हो जाता है, चाहे वो मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है बिहार में, चाहे वो झारखंड से आ रही है। इसलिए इसको हम बोलते हैं हम लोग बरसाती नदियाँ। देखेगा कि जब झारखंड में जाओगे तो बहुत सी नदी ऐसी है, चाहे पुनपुन का लो, अपना फल्गु का लो, ये सब नदियाँ गर्मी में सूख जाती है। वही अगर बरसाती नहीं रहती तो गर्मी में नहीं सूखती, ठीक। तो क्या होता है, यानी जब वर्षा होता है तो ये पानी नदी में भर जाता है और तब लबालब हो जाती है, ठीक। सदाबहानी मतलब होता है क्यों? तो सदाबहानी इसलिए कि हमारा उत्तर बिहार जो है नेपाल की सीमा पर है, और ये शिवालिक पहाड़ी से है, और ये पर्वत पर से जो भी नदियाँ निकलती है हमेशा, तो बर्फीली माध्यम से होते कारण वो बिहार में हमेशा उसमें नदी में पानी रहता है, ठीक। तो हिमालय का बर्फ़ जो पिघलता है तो उसमें हमेशा पानी क्या रहता है, इसलिए उत्तर बिहार की नदियाँ सब क्या है? सदाबहानी है। और दक्षिण बिहार की नदियाँ क्या है? बरसाती है। जैसे उत्तर बिहार में हो गया सरजू, तुमको हो गया गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, महानंदा, ये सब क्या हो गई? सदाबहानी। सदाबहानी क्यों हो गई? कि पर्वतीय इलाका से निकलती है, ठीक। और जो हमारा दक्षिण बिहार से मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर से निकलती है,
वो नदियों में पानी नहीं रहता, उस नदियाँ बरसाती नहीं है, क्योंकि वो गर्मी में क्या होता है, वो नदी एरिया सूख जाता है, ठीक। जैसे करमनासा, उसके बाद हमारा सोनपुर, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, ये 4 नदियाँ जो हमारी कैसी है, सद बरसाती है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर से, ठीक। तो बिहार में कितने टाइप की नदियाँ पूछ देगा तो 2, एक सदाबहानी और एक बरसाती। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन डाल दे, कि इनमें से कौन सी नदियाँ बिहार में बरसाती नहीं है, ठीक। इनमें से कौन सी नदियाँ बिहार में बरसाती, तो दे देगा कमला, दे देगा तुमको बागमती, दे देगा फाल्गु, दे देगा कोसी। तो क्या बोलना है कि जो फाल्गु नदी है वो बरसाती नहीं है, वो क्या है, वो बरसाती है, ठीक है। और ये 3 नदियाँ क्या है, सदाबहानी है। क्यों, क्योंकि दक्षिण से निकलती है, मध्य प्रदेश से, छोटानागपुर जब निकलती है तो ये पठारी इलाका है, और यहाँ पर बर्फ़ नहीं जमता है, और यहाँ से निकल नदियाँ बर्फ़ से न निकल करके वो बरसाती पर निर्भर रहती है। यानी बरसात जब होगा तो काफ़ी उसमें पानी तेज हो जाएगा, ठीक। तो ये एक टॉपिक ये हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो बिहार में कितने टाइप की नदियाँ, 2, बरसाती भी और सदाबहानी भी है। बरसाती कितनी है, 4, ठीक। और सदाबहानी कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 नदियाँ लगभग क्या है, ये सदाबहानी है। सरजू से लेकर महानंदा तक, इसमें तुमको करमनासा से लेकर के फल्गु तक, ठीक। और दूसरा टॉपिक आता है बिहार में बहने वाली गंगा नदी। इसकी विशेषता क्या है कि बिहार को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। कौन, गंगा नदी। तो अब आता है कि जो गंगा नदी है कैसे बांटती है नदी बिहार को 2 भागों में। ये हो गया उत्तरी बिहार, ये हो गया दक्षिणी बिहार। और बिहार में जो गंगा बहती है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, ठीक। इससे क्वेश्चन पूछा है, पश्चिम से कहाँ बहती है, पूरब की ओर बहती है, ठीक। इसका डायरेक्शन ये है। तो ये भाग इसका जो हो गया, ये बायां भाग हो गया, और ये भाग हो गया इसका दायां भाग नदी का। जैसे नदी जा रही है इसे, तो ये भाग इसका क्या हो गया, बायां भाग, ये क्या हो गया, दायां भाग। तो इधर वाला हो सकता बाएं से भी, इधर वाला दाएं से, सहायक नदी, ठीक। तो इधर वाला दायां साइड हो गया, ठीक। जिधर भागलपुर है, पटना, ये सब दायां साइड हो गया, गया दायां साइड हो गया। तो गंगा नदी की सब दाएं साइड में है, ठीक। ये सब गंगा नदी के बाएं साइड में है, ठीक। इधर से जो नदी आकर के मिलेगा गंगा में, वो सब कहलाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। इधर से जो मिलेगा सो वो कहलाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। जैसे सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, कोसी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक। गंडक भी उत्तर से दक्षिण की ओर, महानंदा, ठीक। अब आता है गंगा नदी का जो बिहार में लंबाई है, बक्सर से लेकर भागलपुर, कटिहार तक, ठीक है। तो इसका सबसे पश्चिमी सीमा में कौन है, बक्सर है। यही हमारा यूपी और बिहार की सीमा बनाती है, ठीक। और कटिहार और बंगाल, वेस्ट बंगाल इधर है, इधर वेस्ट बंगाल है। तो कटिहार जो है, यहीं से हमारा कटिहार से अंतिम रूप से वो बिहार से निकल जाती है, वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। और यूपी से आकर के कहाँ पर, बक्सर में, बिहार में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी यूपी से जब निकलती है तो बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, बक्सर में। उसके बक्सर से लेकर कटिहार तक वो बहती है। कटिहार के बाद वो कहाँ घुस जाती है, वेस्ट बंगाल में, ठीक। तो इस बक्सर से लेकर कटिहार तक में 9 और जिलों से वो टच करती है वो, यानी कुल 11 जिलों से वो बिहार में प्रवेश करती है नदी, ठीक। जिससे पटना सबसे ज़्यादा अधिक है, पटना में सबसे अधिक है, बेगूसराय में सबसे कम उसका है। तो गंगा नदी की लंबाई बताओ कहाँ पर होती है, पटना में है। सबसे कम उसकी लंबाई कहाँ, बेगूसराय में, ठीक। तो बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, बक्सर ज़िले में, या भोजपुर उसको हम लोग बोल सकते हैं, भोजपुर जिला में, ठीक। और हमारा कहाँ जाकर के बिहार से निकल जाती है, तो कटिहार में। और किस राज्य में घुसती है, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य से आकर बिहार मिलती है, तो उत्तर प्रदेश से, ठीक। ये जान लेना।
अब आता है बिहार में इसकी लंबाई बक्सर से लेकर कटिहार तक कितनी है? 445 किलोमीटर है। ठीक, ये कैसे बहती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। इसके बाएं तरफ कौन कौन सी नदियां हैं? तो सरजू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, उसके बाद कोसी, महानंदा। ठीक, इसके दाएं तरफ नदियां कौन कौन है? तो कर्मनासा, सोन नदी, तुमको उसके बाद पुनपुन नदी, फल्गु नदी। ठीक, अब होता है नेक्स्ट, ये गंगा नदी है, बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। अभी बताए थे उत्तरी बिहार की कौन कौन सी नदियाँ हैं, दक्षिण बिहार की कौन कौन सी नदियाँ हैं। ठीक, कौन किधर की नदियाँ बरसाती है? तो बोलना दक्षिण की नदियाँ क्या है? बरसाती है। कौन की नदियाँ मसदाबानी है? तो उत्तर की। क्यों? तो बोलना ये पर्वतीय इलाके से निकल कर आती है, और पर्वत पर हमेशा क्या रहता है? बर्फ़ रहता है। यही बर्फ़ से नदियाँ पिघलती तो सदा बहानी हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें कुछ देगा। ठीक ना, गंगा नदी पर इतना ही पढ़ लेना। अब आता है नेक्स्ट, बिहार की सभी नदियों के बारे में जानेंगे। अब बताइए बिहार का नक्शा, तभी बताए थे बिहार में हम लोग चलेंगे उत्तर को। ये नदियाँ सारी कहाँ की हैं? उत्तर की है, और उत्तर से उत्तर की नदियाँ हैं, या इसको बोलेंगे हम लोग बाएँ। और ये नदियाँ सब कहाँ की है? दक्षिण की है, इसको बोलेंगे हम लोग दाएँ। ठीक, क्योंकि दाएँ क्यों बोलेंगे? तो ये डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन होता तो क्या होता? इधर होता दाएँ, इधर होता बाएँ। ठीक, अब आता सबसे पहले जान लो कौन कौन सी नदियाँ इसका पश्चिम से लेकर पूरब की ओर जो नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे बिहार की। करके तो सुनते चलना। सबसे पहले नदी आएंगे हम लोग सरयू या घाघरा। इसका नाम सरयू है और घाघरा भी है। क्यों कहते हैं बताएंगे हम। इसको जानने के पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ पहाड़ी का नाम ले लेते हैं। ठीक, ये यहाँ पर कुतांग पहाड़ी है। ठीक, यहाँ पर महाभारत श्रेणी है, ये भी हमारा महाभारत श्रेणी है सब। ठीक, ये हमारा है दार्जिलिंग पट्टा। ठीक, तो जब भी उत्तर बिहार की नदियाँ आएंगे तो तीन महाभारत श्रेणी, एक महाभारत श्रेणी, एक हमारा उत्तर में हमारा कुतांग हो गया, और इधर हो गया हमारा दार्जिलिंग श्रेणी। ठीक, तो ये हो गया दार्जिलिंग श्रेणी, ये हो गया महाभारत श्रेणी, ये भी हो गया महाभारत श्रेणी, ये हो गया कुतांग श्रेणी। ठीक, जो नेपाल में पड़ता है। ये तीनों श्रेणियाँ नेपाल में पड़ती है, और ये पड़ता है हमारा दार्जिलिंग में। ठीक, ये हमारा ठीक पहले उत्तर बिहार को पकड़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आता है सबसे पश्चिम में आता एक महाभारत श्रेणी है। ठीक, इसी श्रेणी से हमारा सरजू नदी निकलती है जो सबसे पश्चिम में है, और जाकर के छपरा में ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इसका उद्गम क्या हुआ? महाभारत श्रेणी, और इसका मुहाना क्या हुआ? छपरा में। ठीक, ये भी हमारा देखो यहाँ पर प्राकृतिक सीमा, ये हमारा बिहार हो गया, ये हमारा यूपी हो गया। तो यूपी और बिहार के बीच ये भी प्राकृतिक सीमा बनाती है। लेकिन जो नदियाँ ऐसे मान लो बह रही है, तो ये हो गया बिहार, ये हो गया यूपी। तो जहाँ पर कटेगा इधर हो गया बिहार, इधर हो गया यूपी, ये सीमा हो गया। कैसा सीमा? प्राकृतिक सीमा। प्राकृतिक क्यों बोलेंगे हम लोग? क्योंकि नदी क्या होता है? नेचुरल होता है कि मैन मेड थिंग्स, नेचुरल। दूसरा, वर्षा ऋतु में पानी की अधिकता से, मान लो जब वर्षा आता है तो इस नदी में पानी की अधिकता आती है, और काफ़ी ये गर्जन के साथ बहती है। गर्जन में गर्ज गड़गड़ गड़गड़ करके बहती है, इसलिए इसको गर्जना के कारण इसका नाम घाघरा भी पड़ा है। ठीक, तो सरजू नदी को घाघरा क्यों बोलते हैं? तो किस मौसम में? बरसात के मौसम में। क्या होती है? जब तेज़ पानी पड़ता है तो तेज़ नदी से धार बहती है, तो गड़ गड़ करके क्या करती है? आवाज़। इसलिए इसका नाम लोग घाघरा नदी भी कहते हैं। ठीक, तो किस मत श्रेणी से निकलती है? महाभारत श्रेणी, कुतांग श्रेणी, महाभारत श्रेणी, ये हो गया। ठीक, ये बिहार और नेपाल की, बिहार और यूपी की प्राकृतिक सीमा कैसे बनाएगी? तो देखो यहाँ जब प्रवेश करती है यूपी से बिहार में, तो बिहार और यूपी का बॉर्डर हो गया। ठीक, इतना ही जानना। तो ये सबसे पश्चिम की नदी है। दूसरा आते हम लोग कुतांग घाटी में, जो नेपाल में पड़ता है। यहीं से निकलती है गंडक नदी। ठीक है, जैसी गंडक नदी कुतांग से निकल करके उत्तर प्रदेश से बहते हुए बिहार में जब प्रवेश करती है, ठीक है, तो बिहार में जब प्रवेश करेगी तो वो चंपारण तरफ करती है। प्रवेश करने के बाद ये
उत्तर प्रदेश और बिहार की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ बिहार हो गया, तो फिर क्या बनाया, प्राकृतिक सीमा। तो दो नदियाँ जो अभी तक देखे हम लोग, यूपी और बिहार की प्राकृतिक सीमा बना रही है, पहला सरजू, दूसरा गंडक। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो बिहार और यूपी की प्राकृतिक सीमा भी कौन देखें उत्तर में, सरजू प्लस गंडक देखें। ठीक, अब होता है इसका मुहाना कहाँ है, यानी जब कहाँ पर जाकर मिलती है, तो बिहार में हाजीपुर के पास जाकर क्या होती है, ये मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक, अब आता है ये सबसे दूसरी लंबी सबसे परियोजना है। ठीक, और ये बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है, क्योंकि ये परियोजना बनी है बिहार की सबसे बड़ी, क्या बनी जाती है इसको, परियोजना बनी जाती है किसको, ये हमारा गंडक नदी को सबसे बड़ी। ये 1984 में 4 लिख दिया, 1904 लिख दिया गलती से। 1984 में कब ये 1984 में परियोजना बनी थी। इसी परियोजना पर वाल्मीकि नगर बांध है और इसी से त्रिवेणी नहर निकल आता है। तो किस नदी के किनारे त्रिवेणी नहर है, तो गंडक नदी किनारे। ठीक, ये गंडक परियोजना भी है, ठीक ना, जो बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है। यहीं पर वाल्मीकि नगर है, जो बाघ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है चंपारण में। ठीक, तो पहला गंडक नदी पश्चिम से बहने वाली दूसरी नदी हो गई, कहाँ से निकलती है, कोतांग से। बिहार के किस जिले में मिलती है नदी में, गंगा में, हाजीपुर में। ये भी बिहार और यूपी को क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा है। ये बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है और ये 1984 में बनी थी। कब बनी थी ये, 4 लिख दिया था, 1984 में। ठीक, ये पर इसी वाल्मीकि नगर है जहाँ पर बाघ परियोजना भी है। ठीक, त्रिवेणी नहर इसी के किनारे है। तो पूछ देता किस नदी किनारे त्रिवेणी नहर है, और ये पश्चिमी चंपारण बहती है। ठीक, दूसरा क्या बात था, अब हम लोग आते हैं महाभारत श्रेणी। यहाँ से 3 नदी निकालेंगे। पहला नदी निकालेंगे बूढ़ी गंडक, जो महाभारत श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी का अंग है। इसका मुहाना कहाँ, मुंगेर में। ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी से क्या होती है, मिल जाती है। ठीक, तो अभी हम लोग तीसरा नदी पढ़ेंगे उत्तर बिहार की। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग उत्तर बिहार की कितनी नदियाँ, तीसरी नदी। ठीक, सर्वाधिक तेज गति से बहने वाली नदी है उत्तर बिहार की। जो नदी है भी सर्वाधिक तेज गति से बहती है। इतना तेज गति से भी उत्तर बिहार की कोई नदी नहीं बहती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, यानी जितनी इसकी लंबाई है, इतनी लंबी कोई नदी है जो गंगा में जाकर के मिलती है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बिहार की कौन सी भी, उत्तर बिहार से, तो बोल देना है बूढ़ी गंडक। कौन श्रेणी से निकलती है, महाभारत या सोमेश्वर श्रेणी से। किस जिले में जाकर के गंगा में प्रवेश करती है, मुंगेर में। सर्वाधिक तीव्र गति से बहने नदी कौन है, बूढ़ी गंडक। ठीक, एक और नदी थी तीव्र गति से बहती थी, तो वो बहती थी बरसात के दिन में। ठीक, ये नदी कैसा होगा, सदाबहानी। अभी बताए थे उत्तर बिहार की सभी नदियाँ क्या, सदाबहानी है। ठीक, अब आता बागमती। बागमती का उद्गम स्थल भी महाभारत श्रेणी से है। ठीक, ये जाकर के बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, यानी डायरेक्ट ये किस में ना मिल करके, गंगा नदी में ना मिल करके। तो पूछ सकता है कौन सी कैसी नदी है जो वो डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती है। ये हमारी बागमती किससे मिलती है, बूढ़ी गंडक में, तब जाकर के वो गंगा में मिलती है। मार्ग बदलना, सर्वाधिक मार्ग बदल नदी। ये क्या होता है कि जब इस बरसात का पानी आता है तो इसका ढलान तीव्र होने के कारण जिधर तिधर पानी इसका बह जाता है। ठीक ना, तो कभी इधर मार्ग बदल देगी, कभी इधर मार्ग बदलेगी। और मार्ग बदलने के पीछे है नदी में गाद का प्रयोग। ठीक, कभी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ा देंगे बढ़िया से। अब तक कमला नदी, ये भी निकलती है महाभारत श्रेणी से। ठीक, इसका उद्गम कहाँ, मुहाना। इसका उद्गम कहाँ, महाभारत श्रेणी। ये भी कटिहार में जाकर के गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। ठीक, एकमात्र नदी हम लोग कौन पढ़े, बागमती, जो डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है। किसके माध्यम से मिलती है, तो बूढ़ी गंडक के माध्यम से। अब आता सबसे पूर्व की ओर जो नदी है उत्तर बिहार में, वो है महानंदा, सबसे पूर्व की ओर है। ये निकलती है कहाँ से, दार्जिलिंग से, जबकि ये सब कहाँ से निकली थी, महाभारत से, दार्जिलिंग से निकलती है। और ये कटिहार में, कहाँ पर, ये कटिहार में गंगा नदी में क्या रहती है, जाकर के मिल जाती है। और बिहार की सबसे पूर्व की नदी यही हुआ। सबसे पश्चिम कौन हो गया, सरजू। ठीक, अब आता उत्तर बिहार की नदियों का खासियत और डिमेरिट। डिमेरिट क्या है कि हर साल ये, प्रत्येक साल ये बाढ़ लाती है। ठीक,
और बाढ़ आने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर काफ़ी आर्थिक क्षति होती है, बिहार सरकार को राजकोषीय घाटा होता है, कई जान माल की क्षति होती है। इसीलिए इस एरिया में जाओगे तो डेवलप नहीं मिलेगा। बांस का फट्टी का प्रयोग करता है, अस्थायी मकान बनाता है, फिर तो ढह ही जाना है, तो क्यों 20-25 लाख खर्च करें। यही कारण है कि जब आता है पूर्णिया कटिहार में MIM का सदस्य आता है, आया था, वो क्या नाम उसका, वसुधन ओवैसी तक कहा था कि बिहार कितना पिछड़ा हुआ है। तो पिछड़ा क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ नदी, वहाँ क्या बाढ़ आता है, अब बाढ़ में किसको पागल कुत्ता काटे हुए 20-25 लाख फंसाएगा, फिर अगले साल ढह जाएगा, फिर फंसाएगा। ठीक, ये उत्तर है। और दूसरी फायदा इसका क्या है कि नदियाँ जब आती है तो अपने साथ नई मिट्टी का निर्माण करती है बाढ़ के माध्यम से। तीसरे इसको हम लोग बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसी को बोलते हैं हम लोग खादर मिट्टी। तो खादर मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ठीक, ये सारी नदियाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्या करती है, निर्माण करती है, और इससे क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। फिर कहीं कहीं पर ज़्यादा बालू की मात्रा हो जाने का फसल नष्ट रहती है, फसल के लिए पलायन लोग कर जाते हैं। ठीक, तो ये उत्तर बिहार की नदियाँ का डैमेज क्या हुआ, ये बाढ़ काफ़ी लाती है, और लगभग 26-27 जिला इधर से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। लगभग उत्तर बिहार 60% प्रभावित हो ही जाता है। ये सब हो गई उत्तर बिहार की नदियाँ। ठीक, और ये बाएँ से बहुत मिलती है, बाएँ से उत्तर से दक्षिण मिलेगी या फिर बाएँ से मिलती है। तो इसको उत्तर से दक्षिण बोलो या बाएँ से मिलो। तो बाएँ से मिलने नदियाँ कौन कौन सी है, कटिहार, कमला, ये बूढ़ी गंडक, गंडक और सरयू, या बाएँ या उत्तर से दक्षिण की ओर। अब आते हैं हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। तो इसको भी हम लोग 3 पठार जान लेंगे। एक मध्य प्रदेश में विंध्याचल पठार पर्वत, एक हमारा वहीं पर अमरकंटक है विंध्याचल में, एक हमारा मध्य प्रदेश में हमारा मध्य प्रदेश का पठार, फिर हमारा दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार आ गया। यहाँ 2 पठार पड़ेंगे, एक मध्य प्रदेश का, एक छोटा नागपुर का। यहाँ पश्चिम से चलते हैं, कर्मनासा नदी है, विंध्याचल पर्वत से निकलकर यानी मध्य प्रदेश से निकलकर यूपी में बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करके ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक, तो ये कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से। इसका मुहाना कहाँ, बक्सर में, बक्सर में चौसा नदी के पास से इसका मुहाना गंगा नदी मिल जाती है करके। इसका अब आता है, ये भी यूपी और प्रकृति क्या बनाती है, सीमा। अभी हम लोग जाएंगे ट्रेन से, तो एक छोटा सा नदी है, इसी कर्नासा नदी में कहानी सुना होगा। प्राकृतिक रूप से ये क्या है, प्राकृतिक से बनाती है। ठीक, ये यूपी और बिहार की, कौन बिहार, दक्षिण बिहार की। ठीक, तो दक्षिण बिहार की नदी है, ये दाएं से दक्षिण से उत्तर मिलेगी या दाएं से मिलेगी नदी में। ठीक, दक्षिण से देख रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, और ये बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है, दाएं तरफ है। ठीक, अभी बताए थे डायरेक्शन के लिए। अब आता है इसकी 2 विशेषताएं जान लो। एक तो क्या, इसका नाम कर्मनासा क्यों पड़ा था। कुछ इतिहासकार कहते हैं, पौराणिक कथा है कि लोग इसमें जब नहाते थे तो कर्म उनका नाश होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा था कर्मनासा। ये हमारा यूपी और बिहार की क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा दक्षिण में। दूसरा क्या, जब हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं टॉपिक में, मुगल काल में हुमायूं, तो वहाँ देखेंगे जब शेर शाह पर जब बिहार में हुमायूं ने अटैक किया था, तो इसी कर्मनासा नदी में उसके बहुत सारे सेनापति डूब करके मर गए थे, और उसका रसद भी मर गया था। और एक कर्मनासा नदी में डूबने का फ़ायदा उठाया था ये क्या नाम है उसका, शेर शाह, और उसने इसको चौसा के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में हराकर दिल्ली गद्दी ग्रहण किया था। ठीक, जान लेना है कर्मनासा नदी का महत्व। दूसरा नदी है सोनपुर नदी, इसका कोड बनाए थे, कर्म से पुण्य फल कमाओ। कोड क्या था इसका, कर्म से फूल पर कमाओ। अच्छा, कोसी नदी नहीं बताया है, देख लो। कोसी नदी महाभारत श्रेणी से, कटिहार में मुहाना है, गंगा मिलने से पहले ये खुद अपना डेल्टा का निर्माण करता पूछ देगा, और ये कोसी परियोजना बनी है इस पर 54 में, जो हनुमान बांध है। ठीक ठीक ना, कोसी नदी पर इसी पर बना हुआ। ठीक, ये पकड़ लेना पूरा। अब आता दूसरा हमारा कौन नदी, सोन नदी है। ठीक, तो सोन नदी जो हमारा है, सोन नदी जो हमारा है, ये नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। ठीक, इसका मुहाना कहाँ, दानापुर में है, यानी दानापुर में आकर के बिहार में मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक, दक्षिण की सबसे लंबी सहायक नदी है। उत्तर की कौन बताए थे भी हम, बूढ़ी गंडक।
दक्षिण का कौन है, ये हमारा ये सोनपुर। झारखंड और बिहार की प्राकृतिक सीमा बनाती है, यानी जब मध्य प्रदेश से निकलते हुए जब झारखंड में प्रवेश करती है तो यहीं पर ये प्राकृतिक सीमा बनता है, ठीक। और ये जा करके बिहार में ये कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में, दानापुर में। इसी पर ये सब नदी कैसा है, बरसाती है, तो इससे पानी तो मिलेगा नहीं, इसीलिए सब दक्षिण बिहार में नहर का तुमको ज़्यादा महत्व मिलेगा, इसलिए सरकार ने नहर यहाँ ज़्यादा खुदवाया है। जैसे सोनपुर नहर खुदवाया, सोनपुर नहर 1874 में खुलाया था सोनपुर नहर, जो बिहार का सबसे प्राचीन नहर है। इसी नहर से एक तरफ नालंदा, पटना, बक्सर की ओर जाकर के चलती है, रोहतास, जहाँ से सिंचाई के लिए परियोजना बनी हुई है, ठीक। अगर ये नहर न रहता तो इस सब एरिया में धान गेहूँ फसल नहीं जल्दी बो सकते थे, और होता भी तो काफ़ी कम उत्पादन होता, ठीक। तो इसका वरदान एक तरह से सोन नहर बिहार के लिए, खासकर दक्षिण बिहार में इन जिलों के लिए, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, ये सब के लिए, ठीक। इसका नाम है सोनपुर नहर, नहीं सोन नहर, सोन नदी, ठीक। अब आता है तीसरा नदी है पुनपुन। पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश का पठार। ये भी झारखंड और बिहार की क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा। तो पूरे झारखंड और बिहार के प्रदेश में कौन बनाती है, सोनपुर और पुनपुन में भी बना, ठीक। फतुहा का नाम सुना होगा, फतुहा में आकर ये पटना में जाकर क्या होती है, मिल जाती है पुनपुन नदी। अभी इसके बारे में अभी पूरा भी चर्चा चल रहा है कि पुनपुन में लाल निशान खतरे पर है, ठीक। पिछले बार तो पुनपुन देखा होगा, पुनपुन में बाढ़ आ गया था तो पूरा एकदम गांव डूब गया था, प्लस ट्रेन का परिचालन भी कुछ दिन के लिए रुक गया था। अब आता फल्गु नदी, ठीक है। फल्गु नदी हम लोग जानेंगे कि ये छोटानागपुर पठार से निकलती है। अभी तक 3 नदी पड़े थे मध्य प्रदेश, ये छोटानागपुर पठार झारखंड से निकलती है, और ये भी झारखंड और बिहार की क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा। जब घुसेगी तो बिहार की क्या बनेगी यहाँ पर, और ये मुहाना इसका टाल क्षेत्र में, टाल क्षेत्र गंगा नदी में टाल क्षेत्र में जाकर क्या होती है, मिल जाती है। जो कल हम लोग पढ़े थे मिट्टी में टाल क्षेत्र, जो गंगा नदी जब बाढ़ आता है, पानी आता का उसमें गंगा नदी में जब अफवाह तंत्र बढ़ जाती है, फिर सूखने के बाद जो दलदली मिट्टी बन जाता है, मिट्टी सूखने के बाद दलदली मिट्टी बन जाता है, वही टाल क्षेत्र हो गया, जो बक्सर से लेकर के कटिहार तक है। इसका प्राचीन नाम क्या था, निरंजन नदी। हम लोग पढ़े थे यहीं पर बुद्ध के ज्ञान की क्या हुई थी, प्राचीन में यहीं पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तभी तो, इसीलिए प्रसिद्ध है फल्गु नदी। शहर उर्मिला शहर में, जिसको गया भी बोलते हैं हम लोग, यहीं पर लोग पिंड दान करते हैं, पितृपक्ष मनाते हैं लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए, होता है पितृपक्ष मेला, सुनते होंगे हम लोग, इसी नदी पर होता है। तो ये धार्मिक स्थल से क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर हमारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी नदी के किनारे पीपल वृक्ष के पर। अब होता है इसका, यहीं पर पिंड दान भी होता है, लोग अपना पितृपक्ष में लगाते हैं, लोग पिंड दान करते हैं लोग, ठीक। कोसी नदी को एक बार फिर से देख लीजिए, ये उत्तर बिहार की नदी है, ये बाढ़ लाती है, काफ़ी मार्ग बदलती है। मार्ग बदलने का पीछे गाद है, जो हम समझा देंगे कभी फुर्सत में। जब ना गाद क्या है, तो जब मिट्टी बहती है तो अपने से देखा सफ़ेद रंग गाद आती है, वही गाद क्या करती है, मार्ग में जमा कर देती है, जमा करती है तो उसका उठाव हो जाता है। उठाव होने के कारण क्या होता है, वो नदी फिर अपना मार्ग बदल लेती है, तो इसलिए कोसी को मार्ग बदलने नदी भी कहते हैं, कोसी को भी। ये सबसे बड़ी ज़्यादा बाढ़ लाती है कोसी नदी, ज़्यादा बाढ़ लाने के कारण इसका भी अभी भी इस पर विस्तृत बांध नहीं बना हुआ है। हालांकि कोसी पर बांध बना है हमारा, जिसको कहते हैं कोसी परियोजना, जिस पर हनुमान बांध भी है। कौन बांध भी है, जो नेपाल में पड़ता है, हनुमान बांध। हनुमान बांध किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर है, ठीक ना। किस राज्य में है, किस देश में है, तो नेपाल में, ठीक। अब आता है तीसरा टॉपिक में, आता है कुछ बिहार की कुछ जो नदियां हैं उसकी विशेषताओं को कुछ हम लोग जान लें। मान लो कुछ जैसे क्वेश्चन कैसे कैसे अब तक बनते हैं, जिससे पूछ देगा कौन सी नदी प्रत्यक्ष रूप से गंगा में आकर के नहीं मिलती है, कौन सी नदी प्रत्यक्ष रूप से गंगा में आकर के नहीं मिलती है। तो ये बताते हैं बागमती नदी, जो बूढ़ी गंडक में आकर के मिलती है, ये हो गया, ठीक। अब पूछ देगा उत्तर पूर्व की सबसे नदियाँ कौन सी है, तो महानंदा उत्तर की, और पश्चिम की कौन है, पश्चिम में कौन है, तो बोल देना सरजू, ठीक। दक्षिण में सबसे पश्चिम में कौन है, तो कर्मनाशा। पूर्व में कौन है, फल्गु, ठीक। अब आता है पूछ देगा कौन सी नदी
कैमूर की पहाड़ी से निकलती है तो कौन, करम नासा। इसमें नहाने पर लोगों का कर्म क्या होता है, इसकी दो घटना है, करम में नाश होना और दूसरा हुमायूं की घटना, हुमायूं यहीं पर पराजित हुआ था। नेक्स्ट होता है कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। गंगा मिलने के पहले एकमात्र नदी जो डेल्टा बनाती है वो कोसी नदी है। ठीक, क्यों बनाती है डेल्टा, तो जो अपना मिट्टी जब अपना काट कर लाती है नदी तो अगल बगल ये जमा कर देती है, जमा करने के बाद ये मिट्टी आगे बढ़ती है, यही डेल्टा हो जाता है। ठीक, कौन सी नदी बहाव सबसे तेज़ होती है, तो ये बताए थे बूढ़ी गंडक का सबसे तेज़ बहाव है। सबसे तेज़ बहाव वाली नदी कौन है, बूढ़ी गंडक है। क्यों है कि पहाड़ी इलाका से निकलती है, यहाँ इलाका ऊंचा पर है और ऊंचा पर से कोई निकलेगा तो क्या बहेगा, तेज़ की धीमा, तेज़ बहेगा, इसलिए तेज़ गति से बहती है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा मार्ग बदल नदी कौन है, बागमती। तो सबसे ज़्यादा मार्ग कौन बदलती है, बागमती बदलती है। ठीक, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, छोटा नदी है, इसका पापा भी कम हो जाता है, तो जिधर उधर ये मार्ग क्या होती है, अपनी बदल लेती है। अब होता है यही हमारा नदी का हो गया। नेक्स्ट हो गया वो देखा कौन, गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से प्रवेश करती है, तो 11 जिलों से प्रवेश कहाँ से करती है, बक्सर में। अंत इसका कहाँ होता है, जा कर के कटिहार में, तो वेस्ट बंगाल में जाकर प्रवेश करती है। तो वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने के पहले बिहार के किस ज़िले में घुसती है, बिहार किस ज़िले तक रहती है, कटिहार तक। यूपी से बिहार में कहाँ पहले प्रवेश करती है, बक्सर जिला में। ठीक, नेक्स्ट तो हमारा जो नदी है, उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्लास जो हमारा चलेगा नदी हो गया तो सिंचाई पर, इरिगेशन पर पढ़ेंगे हम लोग कि बिहार में सिंचाई की व्यवस्था। ठीक, अब ये जितने भी टॉपिक हैं हमने बता दिया था, सब कैसे पढ़ना। ठीक, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, लोग नेक्स्ट वीडियो इंतज़ार करेंगे अभी हम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग सब ध्यान देते होगे, सब जितने भी पढ़ा रहे हैं सबको देखो। जब विकल्प हमारे पास मौजूद है तो हम धीरे धीरे विकल्प खोज रहे हैं। ठीक, अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ है, इसलिए हम जितना बता रहे हैं सबको ढंग से समझते जाओ। धीरे धीरे आवाज़ मेरा पतला होगा तो और अच्छा बेहतर वीडियो बन सकता है। ठीक, ज़्यादा सब्सक्राइब भी करो और लोगों को भी शेयर करो, और किसी एक पर डिपेंड हो, जो जिससे तुम पढ़े हो उस टीचर का नोट्स ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि तुमको उससे अंडरस्टैंडिंग बनाने का मौका मिलेगा। सब तो लोग का पढ़ाने का अपना अपना अलग अलग स्टाइल है। ठीक, तबीयत खराब उसके बाद भी हम इस लेवल पर पढ़ा दे रहे हैं, वो भी सो करके सारा क्लास निकालते हैं, सारा टॉपिक हम सो करके वीडियो बना रहे हैं। ठीक।